नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 6 करोड़ का मुर्दा पार्ट 2। नहीं मिल रहा। विमल फ़ोन वापस क्रेडल पर रखता हुआ बोला। सुबह से विमल वो पीपी नंबर ट्राई कर रहा था जो कि सुमन ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़ोन पर हुई वार्तालाप के दौरान दिया था, लेकिन वो तब दोपहर बाद तक भी उसे नहीं मिला था। क्यों नहीं मिल रहा? नीलम व्यग्र भाव से बोली। घंटी बजने का सिग्नल तो आता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। अरे क्यों? क्यों क्या? या तो जिनका फ़ोन है वो घर पर नहीं होंगे या फिर फ़ोन खराब होगा। ये तो कोई बात ना हुई। हौसला रख, शाम को फिर ट्राई करेंगे। तब तक फ़ोन खराब भी होगा तो ठीक हो गया होगा, और अगर घर बंद होगा तो घर वाले लौट आए होंगे। सरदार जी, मेरा मन बेचैन है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे कॉल लग जाएगी तो खुद सूरज ही तेरे से बात करेगा। सुमन तो बात करेगी, उसकी खोज खबर तो देगी। क्या खोज खबर देगी? यही ना कि सो रहा है या रो रहा है। कुछ भी। शाम तक चैन दे अपने मन को। तब भी बात ना हुई तो कुछ करेंगे। क्या? अरे इतने वाकिफकार हैं दिल्ली में, किसी को भी कहेंगे कि गोल मार्केट जाए और सुमन को ये नंबर बताकर उसे यहाँ बात करने को कहे। किसे कहोगे? किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मुबारक अली को कहूँगा। तो फिलहाल हौसला रख और शाम होने दे। ओके? होके। होके नहीं, ओके। होके। अच्छा भाई, होके तो होके सही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खुला है, विमल उच्च स्वर में बोला। दरवाजा खुला और इरफान ने भीतर कदम रखा। तुका के पते पर कुरियर से तेरी एक चिट्ठी आई है। इरफान एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। चौकीदार ने रिसीव की, तभी मैं इत्तेफाक से वहां गया था। मैं चिट्ठी इधर लेके आया। किसकी है? विमल उत्सुक भाव से बोला। खुद देख, दिल्ली से है। विमल ने सहमति में सिर हिलाते हुए लिफाफा खोलकर उसमें से चिट्ठी बरामद की। चिट्ठी योगेश पांडे की थी। लिखा था, माय डियर कॉल, तुम्हारी दिल्ली से गैर हाजिरी में यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जिनकी खबर तुम्हें लगना ज़रूरी था। इधर पहाड़गंज थाने वालों ने बहुत मुस्तैदी दिखाई है और वो फिंगरप्रिंट्स की माया जाल से उबरकर असलियत भांपने में कामयाब हो गए हैं। वो ये भी जान गए हैं कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद तेरे फिंगरप्रिंट्स के साथ छेड़खानी की गई थी और वो असली नहीं थे। उनके प्राण सक्सेना नाम के एसीपी ने मेरे पर साफ इल्ज़ाम लगाया था कि मैं तुम्हारा मददगार था और मैंने बाकायदा षड्यंत्र करके तुम्हें पहाड़गंज थाने से छुड़वाने में और फरार हो जाने में तुम्हारी मदद की थी। ये बात खुल जाने पर मेरी बहुत छीछालेदारी हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने बॉस जगदीप कनौजिया की मदद से मामला न सिर्फ संभाल लिया है बल्कि रफा दफा भी करवा दिया है। जिस एक बात पर मेरी पेश न चली और जिसकी वजह से मैं इस चिट्ठी के माध्यम से तुम्हारे साथ संपर्क साध रहा हूँ, वो ये है कि तुम्हारे असली फिंगरप्रिंट्स, रिपीट असली फिंगरप्रिंट्स, वापस दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में पहुँच गए हैं और बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर के रिकॉर्ड में मौजूद तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के नकली होने की पोल खुल जाने की भी पूरी संभावना बन गई है। अगर ऐसा हो गया तो ये उधर के फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट के हवलदार केशव राव भोसले पर गरीब मार होगी, जिसने कि उधर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तब्दील किए थे। मैंने बहुत खुफिया तरीके से मालूम किया है कि पहाड़गंज थाने वालों ने हर राज्य से, जहां कि तुम घोषित इश्तिहारी मुजरिम हो और जहां कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध हैं, उनकी प्रतिलिपियां तलब की हैं। गोवा, मुंबई और मद्रास से ऐसी प्रतिलिपियां उन्हें हासिल होना अभी बाकी है। तुम्हारे लिए मेरी राय है कि तुम फौरन केशव राव भोसले से मिलो और मालूम करो कि क्या उधर से वैसी वांछित प्रतिलिपि दिल्ली भेजी जा चुकी है। अगर वो नहीं भेजी जा चुकी तो ऐसा इंतज़ाम करो कि जो प्रतिलिपि भेजी जाए वो तुम्हारी असली फिंगरप्रिंट्स की हो। अगर वो भेजी जा चुकी है तो रिकॉर्ड में मौजूद अपने नकली फिंगरप्रिंट्स निकलवा कर, जो कि भगवान न करे कि अभी भी केशव राव भोसले के खुद के हों, उनकी जगह असली प्रिंट्स रखवाने का प्रबंध करो, ताकि उस बाबत बाद में कोई इंक्वायरी हो तो वो डिस्पैच कलर की कोई गलती मानी जाए, न कि हवलदार भोंसले की। तुम्हारे से मिली भगत का नतीजा।
चिट्ठी लिखने के पीछे अहम वजह यही है कि कहीं वो बेचारा भोसले खामखा शहीद न हो जाए, जिसने कि तुम्हारे एहसानों के तले दबा होने की वजह से तुम्हारी खातिर सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी की थी। संपर्क के लिए चिट्ठी का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो 2 टेलीफोन नंबर तुमने मुझे बताए थे उनमें से किसी पर से भी जवाब नहीं मिल रहा था। चिट्ठी की पावती देने की कोशिश न करना, क्योंकि कल सुबह ही मैं सपरिवार बेंगलोर के लिए रवाना हो रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर मैं चिट्ठी के जरिए फिर संपर्क करूँगा, तो चिट्ठी में मेरा बेंगलोर का फ़ोन नंबर भी होगा। एकाएक सपरिवार बेंगलोर रवाना होने के पीछे वजह यह है कि तुम्हारे वाले वाक़ये के जेरे साया मेरे बॉस कनौजिया का मुझे हुक्म हुआ है कि मैं लंबी छुट्टी अप्लाई करूं और दिल्ली से दूर कहीं निकल जाऊं, ताकि किसी एक्सप्लेनेशन के लिए पुलिस को या प्रेस को मैं किसी को उपलब्ध न रह सकूं। ऐसे जबरन थोपी जाने वाली लंबी छुट्टी का अमूमन मतलब फोर्स रिटायरमेंट ही होता है। प्रभु की कृपा से ऐसा न हुआ, नौकरी भी बच गई, तो किसी दूर दराज जगह पर मेरी ट्रांसफ़र तो यकीनन होगी। आइंदा संपर्क होने तक, तुम्हारा दोस्त योगेश पांडे। पुनश्चा चिट्ठी पास न रखना, पढ़ते ही नष्ट कर देना। विमल ने ऐन वही किया। उसने लाइटर निकालकर चिट्ठी और लिफाफे को नष्ट कर दिया। किसकी चिट्ठी थी? नीलम उत्सुक भाव से बोली। विमल ने बताया, जो कि इरफान ने भी सुना। और क्या खबर है? फिर विमल इरफान से बोला। और खबर छोटा अंजुम की है, इरफान बोला, और नौरोजी रोड वाले ठिये की है। पहले छोटा अंजुम की बोल। भिंडी बाजार की उस ट्रेवल एजेंसी में उसकी हाजिरी पक्की है। कहीं जाता है तो उधर ही लौट के आता है। वहाँ एजेंसी वाली इमारत के टॉप फ्लोर पर एक फ्लैट भी है, जो कि आजकल उसके कब्जे में है। रात को उधर ही सोता है। मैं आगे बोलेगा ना बाप, सॉरी। वो सारी इमारत ही मवालियों का अड्डा जान पड़ती है। उधर से छोटा अंजुम जब भी जिधर भी मूव करता है 3-4 हथियारबंद आदमी उसके साथ होते हैं। बॉडीगार्ड? सिवाय एक जगह के। सहमति में सिर हिलाता इरफान बोला, जहाँ की वो एक ही गार्ड के साथ जाता है, जो कि उसके ड्राइवर की भी ड्यूटी भुगताता है। वो एक जगह कौन सी हुई? सोच बाप। वो नौरोजी रोड वाला ठिया? हाँ, लगता है उसके उधर पहुंचने का 11 बजे का टाइम फिक्स्ड है। वो उधर जाता है तो 11 बजे के करीब ही जाता है और रात को उधर ही रहता है। उधर न जा पाए तो भिंडी बाजार वाले फ्लैट में सोता है। और क्या जाना उस ठिये की बाबत? और ये जाना बाप कि वो कंपनी के ही सुनहरे दिनों की यादगार है, जबकि कंपनी का प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड में पूरा दखल था और उसके संरक्षण में चलने वाले मुंबई में ऐसे ठिये दर्जन से ऊपर थे। जैसे कि साइन वाला वो ठिया जिसे कि मिसेस पिंटो चलाती थी। हाँ बाप, ठिया तूने फूंक दिया था और बाद में मिसेस पिंटो कैंसर से मर गई थी। मौजूदा ठिया कौन चलाता है? औरत ही है कोई, गोवानी, मिसेस सिक्वेरा। बहुत ठस्सेदार, बहुत पहुंच वाली, कमिश्नर की खास, सीधे उसके सिर पर जाके खड़ी होती है। इसलिए पुलिस उसके ठिये की तरफ आंख भी नहीं उठाती। बड़े रसूख वाले लोग उसके क्लाइंट बताए जाते हैं, जिनमें 1-2 मंत्री भी हैं। और बाप, और कुछ जानने के लिए भीतर दाखिला ज़रूरी, जो मेरे जैसे टपोरी के लिए मुमकिन नहीं। इस काम के लिए कोई खास आदमी चाहिए, जिसका कोई रोब हो, कोई हैसियत हो। जैसे कि राजा गजेंद्र सिंह NRI फ्रॉम नौरोबी। इरफान हंसा। या बड़ा कारखानेदार और औरतों का रसिया शेष नारायण लोहिया। बरोबर बोला बाप। आज रात लोहिया साहब राजा साहब को उस ठिये की सैर कराएंगे। बढ़िया। अब तू हेडक्वार्टर पहुंच और वहां हवलदार केशव राव भोसले को पकड़। उसे अपने साथ लेकर तूने उल्टे पांव यहाँ आना है। पूछे तो बोलना गंभीर इमरजेंसी है। उसे कहना कि वो फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड रखने में काम आने वाला एक कोरा चार्ट अपने साथ लेकर आए। समझ गया? इरफान ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वहां से रुखसत हो गया। मैं साथ चलूंगी, तत्काल नीलम बोली। वो तो तू चलेगी ही, विमल बोला। मेरे गूंगे असिस्टेंट के बिना तो हो सकता है कि ओरिएंटल वाले मुझे ही खातिर में न लाएं। मैं वहाँ की बात नहीं कर रही। तो और कहाँ की बात कर रही है? मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जिसे तुमने ठिया कहा और जहाँ तुम रात को जाने वाले हो। मैं नहीं,
राजा गजेंद्र सिंह, एक ही बात है, तू वहां नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वैसी जगह है। फिर तो मैं जरूर ही जाऊंगी। पागल हुई है? अरे कोई डिनर करने निकले तो क्या खाना घर से बांध के लेके जाता है? अच्छा, तो अब मैं घर का खाना हूँ? तू तो 56 व्यंजनों की थाली है, लेकिन वहां नहीं जा सकती। वहां मैंने लोहिया के साथ जाना है। वहां तू नहीं खप सकती। गैर को हर भेद नहीं देते। मैं नहीं चाहता कि लोहिया को मालूम हो कि तू मर्द बनकर मेरे साथ विचरती है। हम दोनों चलते हैं। उनका साथ जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ही मेरे वहां दाखिले का इंतजाम करेगा। ओह! नीलम कुछ क्षण सोचती रही और फिर बोली, सच में ही वहां डिनर करने ना बैठ जाना। अरे लोहिया साथ होगा, उसी की वजह से मुझे अंदेशा है। सोबत ही तो बिगाड़ती है सरदार जी। मैं नहीं बिगड़ने वाला। पक्की बात? हाँ, खाओ मेरी कसम। तेरी कसम। ठीक है फिर। दोपहर बाद टोकस झामनानी के करोल बाग स्थित ऑफिस में पहुंचा, जहां की वो उस घड़ी अकेला मौजूद था। किदवई भवन में। वो अदब से बोला। सुमन वर्मा नाम की उस ट्रंक ऑपरेटर का पता बड़ी आसानी से मालूम हो गया था। वो गोल मार्केट के इलाके में बने कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 8वीं मंजिल के एक फ्लैट में अकेली रहती है। वहां से ये भी मालूम हुआ कि आजकल वो लंबी छुट्टी पर है, जो कि कल से ही शुरू हुई है। उधर पहुंचा? झामनानी ने पूछा। उधर गोल मार्केट, उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में? पक्की हुआ कि वो उधर ही रहती है? हाँ जी, हुआ। वो उधर ही रहती है। वो फ्लैट किराए का नहीं, उसका अपना है। घर में और कितने मेंबर हैं? और कोई नहीं है, अकेली रहती है वो वहाँ। पहले माँ और एक छोटी बहन साथ रहती थी, लेकिन वो दोनों मर चुकी हैं। बड़ी खसम भी नहीं है नी? नहीं है, अभी उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन बड़ी क्या है लेकिन नी? बच्चा है। क्या? गोदी का, दूध मुहा, देखने में 4-5 महीने का जान पड़ता है। कुंवारी लड़की के बच्चा चढ़िया हुआ है? बॉस, वो बच्चा कॉल का हो सकता है। वडी, कॉल के एक पिल्ला तो है नहीं, लेकिन जब वो घर बार बेच गया, शहर छोड़ गया, बीवी साथ ले गया, तो पिल्ला कैसे पीछे छोड़ गया? कोई तो वजह होगी। ये पक्की है नहीं कि वो बच्चा सोहल का है? पक्की नहीं है बॉस, लेकिन वो और किसका हो सकता है? वो लड़की पहले मॉडल टाउन वाली कोठी में उन लोगों के साथ रहती थी। अब उधर गोल मार्केट पहुंच गई, जहां उसके देखभाल के लिए ही जरूर वो छुट्टी लेकर घर बैठी हुई है। बॉस, वो बच्चा जरूर कॉल का है। बॉस, बच्चे में कोई भेद है। इसका एक और सबूत मिला है वहां से। बड़ी, और क्या सबूत मिला है नी? वहां सुमन के फ्लैट की निगरानी पर पुलिस तैनात है। बड़ी, पुलिस बोला नी? हाँ, 2 पुलिसिये सादे कपड़ों में उधर मौजूद थे। एक को मैं पहचानता ना होता तो कभी न जान पाता कि वो पुलिस वाले थे। शीशपाल नाम है मेरी पहचान वाले हवलदार का। पहले वो मंदिर मार्ग थाने में था, लेकिन अब का पता नहीं कौन से थाने में हाजिरी भरता है। वडी, कहीं भरता हो नहीं। मतलब की बात यह है कि वो उधर उस पुटड़ी सुमन वर्मा की निगरानी कर रहा है, खामोशी से, जैसे किसी का इंतजार हो, जैसे किसी के वहां पहुंचने की उन्हें खास उम्मीद हो। वडी, मालूम है नहीं मेरे को कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, किधर से उम्मीदें हैं। जो चौखी खबर तू लाया है वो ये है नहीं कि उस पुटड़ी के हवाले कोई बच्चा है, जो कि कोई बच्चा नहीं, एक खास बच्चा है। अब वो पुटड़ी अपनी जुबान नहीं भी खोलेगी तो वो बेजुबान बच्चा उस कर्मा मारे सोहल तक हमारी पहुंच बनाएगा। वडी, समझा नहीं कुछ? टोकस ने झिझकते हुए सहमति में सिर हिलाया। वो बच्चा तो डोर साबित होगा नहीं, जिसके साथ पतंग की तरह बंधा वो कर्मा मारा सोहल पता नहीं कहाँ डोल रहा है। वडी, हम डोर खींचेंगे तो पतंग अपने आप खींचती चली आएगी। पुटड़े, ये तो तू बहुत चोखी खबर लाया नहीं। वडी, शाबाशी है नहीं तेरे को। टोकस प्रसन्न हो गया। अब जाके उस लड़की को और उस बच्चे को थाम और उन्हें लेकर छतरपुर वाले फार्म हाउस में पहुंच। तब तक मैं बिरादरी भाइयों को उधर बुलाता हूँ। सहमति में सिर हिलाता टोकस रुखसत हो गया। कनॉट प्लेस थाने का SHO देवीलाल झामनानी के ऑफिस में पहुंचा। वो उस वक्त वर्दी में नहीं था। उसने झामनानी का अभिवादन किया। बैठ साईं, झामनानी बोला।
शुक्र है तेरे को फुर्सत लगी इधर आने की, मैं तो ना उम्मीद हो गया था। आजकल थाने में बहुत काम है, एसएचओ एक कुर्सी पर ढेर होता हुआ बोला। क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, उठना नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाया। फिर भी टाइम पर आ गया नहीं, मैं तो बस जा रहा था। कैसे याद किया? बड़ी बोलता हूँ नहीं, पहले तू बोल, कल वाला मामला काबू में है ना? काबू में है, डबल मर्डर का केस था, डीसीपी तक बात पहुंची, लेकिन फिर भी काबू में है। असल बात यही काम आई कि कुशवाहा जरायम पेशा आदमी था, गुरबख्श लाल जैसी नॉन गैंगस्टर का सहायक रह चुका था, इसलिए वैसे खून खराबे पर किसी ने हैरानी न जाहिर की। पेपर वालों ने जरा गहरा कुरेदने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी तसल्ली कर दी थी। पैसा पूरा पहुंच गया नहीं? हाँ, लेकिन कम पहुंचा। वडी क्या बोलता है नी? 10 मांगे, 12 करा लिए, फिर भी कम। बड़ा केस था, 15 होने चाहिए थे। वडी जो हो गया उस पर खाक डालनी, आगे की सोच। बोली आगे की, मैं तो हाजिर हूँ। एक काम है जो हम भी करा सकते हैं, लेकिन साईं तो आसानी से करा सकता है। कैसा काम? पहाड़गंज थाने में जनक राज करके एक सब इंस्पेक्टर है, काम असल में उससे है। मैं जानता हूँ उसे। क्या काम है? उसने मायाराम करके एक आदमी को गिरफ्तार किया था और उसके पास से कुछ तस्वीरें बरामद की थी। वो तस्वीरें या उनकी कापियां हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो एक खास आदमी की हैं। कौन खास आदमी? अरविंद कौल नाम है नी। केजी मार्ग पर गैलेक्सी ट्रेडिंग करके एक कंपनी है, जहाँ की नौकरी करता बताता है वो अपने आप को। उसे भी जानता हूँ मैं। बड़ी उसे भी जानता है नी? एक बार थाने आया था, गैलेक्सी का 7 लाख रुपए के नोटों से भरा एक ब्रीफ केस थाने पहुंच गया था। उसी को क्लेम करने आया था, अपनी बहन के साथ, शायद सुमन वर्मा नाम था। साईं, तू तो बहुत कुछ जानता है। उस आदमी की तस्वीरें जनक राज ने किसी मायाराम से बरामद की हैं। हाँ, किस्सा क्या है? बड़ी क्या करेगा जान के नहीं, मतलब की बात यह है कि उस जनक राज एसआई के पास कुछ तस्वीरें हैं जो कि उस अरविंद कौल की हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। वो हो या ना हो, हमें दोनों तरह के कबूल हैं, और इतने से काम की जो फीस तेरे को मुनासिब लगे। मेरे को नहीं, एसआई जनक राज को, जिसके पास की तस्वीरें हैं। एक ही बात है, जो फीस मुनासिब लगे बोलना, भर देंगे। उसने मुनासिब बात न की, ज़्यादा पैसे मांगे। बड़ी साईं, ये तू कह रहा है? आजकल लिहाज का ज़माना नहीं रहा, हर कोई अपनी ही रोटियां सेकने की ताक में रहता है। तो सेक लेने देनी, आखिर पैसा ही मांगेगा ना। बड़ी मोहरे तो नहीं मांगेगा नहीं, अशरफियाँ तो नहीं मांगेगा नहीं। मैं समझ गया आपकी बात, मैं करता हूँ बात जनक राज से। तेरा साईं जीवे, चलता हूँ, शाम तक खबर करूँगा। बड़ी जीता रहनी। एक एम्बेसडर कार गोल मार्केट में कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के आयरन गेट पर आकर रुकी। कार में ड्राइवर के अलावा 3 जने और मौजूद थे, जिनमें एक टोकस था, एक जुगनू नाम का उसका उसी जैसा जोड़ीदार था, और एक शैलजा नाम की सुंदर युवती थी। ड्राइवर ने कार का हॉर्न बजाया। चौकीदार राम सेवक गेट पर पहुंचा। अरे गेट खोल, ड्राइवर बोला। कहाँ जाना है? राम सेवक ने पूछा। क्यों पूछता है? रजिस्टर में भरना होगा, दस्तखत करने होंगे। हमने सब जगह जाना है। क्या मतलब? राशनिंग दफ्तर से आए हैं, मैडम राशनिंग अफसर है, दोनों जने मैडम के असिस्टेंट हैं, मैं ड्राइवर हूँ। सारी फैमिलीज के राशन कार्ड चेक करने हैं। शैलजा मधुर स्वर में बोली। आजकल जाली राशन कार्ड बहुत बनने लगे हैं। इधर तो सब इज्जतदार लोग रहते हैं, राम सेवक बोला। इधर जाली राशन कार्ड कौन रखेगा बीबी जी? इधर तो सब कार्ड असली कार्ड वालों ने भी 6 नाम फालतू लिखवाए होते हैं, सब चेक करना होगा। सरकारी हुक्म है, टोकस बोला। इतना काम है, जुगनू बोला। और ये? ड्राइवर भुनभुनाया। शाम तक हमें इधर ही खड़ा करके रखेगा? नहीं नहीं, तत्काल राम सेवक बोला। मैं अभी खोलता हूँ, मैं भला कैसे अड़ंगा लगा सकता हूँ सरकारी काम में? अब बोला सुर में। राम सेवक ने गेट खोल दिया। कार भीतर दाखिल हो गई तो उसने गेट वापस बंद कर दिया। गेट के साथ बने चौकीदार के केबिन में एक व्यक्ति और बैठा था। उसने वो तमाम डायलॉग सुना था और फिर मुतमईन होकर बीड़ी के कश लगाने लगा था।
कार मंथर गति से आगे बढ़ी। दूसरा पुलिसिया टोकस धीरे से बोला, लिफ्ट के पास होगा। मैं उसे पहचानता हूँ, इसलिए हो सकता है वो भी मुझे पहचानता हो। तो शैलजा बोली, लिफ्ट में सवार होने से पहले उससे कोई भी उल्टा सीधा सवाल कर देना, लेकिन बात उससे यूं करना कि उसकी पीठ मेरी तरफ हो। तब मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा और पहली मंजिल से लिफ्ट पर सवार हो जाऊंगा। ठीक, वो जुगनू बोला। हमसे तो नहीं पूछेगा कि हम कहाँ जा रहे थे? नहीं पूछेगा, पूछताछ करना उसका काम नहीं। और फिर जो पूछताछ होनी थी वो गेट पर हो चुकी। फिर भी पूछी तो जवाब वही जो गेट पर दिया। ठीक, अब तुमने टोक ही दिया है तो एक सावधानी बरतना। क्या? लिफ्ट पर से 7वीं मंजिल पर उतर जाना, बाकी की एक मंजिल पैदल चढ़ जाना। समझ गए? हाँ। तभी कार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पहलू में रुकी। सुमन बैठक में टीवी के सामने बैठी थी और अचार डालने की नीयत से गाजर, गोभी और शलगम काट रही थी। उसके हाथ में थमी छुरी इतनी तीखी थी कि 2 बार उसकी उंगली कटते कटते बची थी। कॉल बेल बजी। सुमन ने रिमोट से टीवी बंद किया और प्रवेश द्वार पर पहुंची। वहां लगे लेंस में आंख लगाकर उसने बाहर झांका तो उसे एक नौजवान लड़की का खूबसूरत चेहरा अपनी तरफ झांकता दिखाई दिया। उसने दरवाजे को सेफ्टी चेन पर लगाकर खोला तो वो इतना ही खुला कि आर पार वार्तालाप हो सकता। जब से उसकी मां स्वर्णलता और छोटी बहन राधा उसी फ्लैट में दिन दहाड़े बलात्कार और कत्ल की जघन्य वारदात का शिकार हुई थी, तभी से लेंस और सेफ्टी चेन वाली वो एहतियात वहां फिट कराई गई थी। फरमाइए, वो बोली। मैं राशनिंग ऑफिस से आई हूँ, शैलजा मधुर स्वर में बोली। आप राशन कार्ड होल्डर हैं? हाँ, चेक करना होगा। दिल्ली स्टेट के राशन कार्ड होल्डर्स का जनरल सर्वे चल रहा है और भी कुछ बातें पूछनी होंगी। 5 मिनट लगेंगे। सुमन ने देखा कि लड़की के एक हाथ में एक मोटा रजिस्टर था, दूसरे में एक बॉल पॉइंट पेन था और गले में एक जंजीर के सहारे एक आई कार्ड लटक रहा था। उसने उसके पीछे निगाह दौड़ाई तो लिफ्ट और सीढ़ियों के दहाने तक कॉरिडोर को खाली पाया। सहमति में सिर हिलाते उसने सेफ्टी चेन हटाकर दरवाजा खोला। लड़की ने जिसमें भीतर कदम डाला तो उसने उसके पीछे दरवाजा बंद करके उसकी चिटकनी चढ़ा दी। बैठिए, सुमन बोली। थैंक यू। शैलजा बड़े ही मधुर भाव से मुस्कुराती एक कुर्सी पर ढेर हुई। उसने एक गुप्त निगाह सारी फ्लैट में दौड़ाई और फिर बोली, सब्जी काट रही थी? अचार के लिए। सुमन उसके सामने बैठती हुई बोली, मैंने डिस्टर्ब किया? कोई बात नहीं, मजबूरी है। एक दिन में 100 घर कवर करने होते हैं, इसलिए वक्त बेवक्त भी जाना पड़ता है। बोला ना, कोई बात नहीं। पूछिए, क्या पूछना है? फैमिली हेड कौन है? मेरा मतलब है राशन कार्ड किसके नाम है? श्रीमती स्वर्णलता वर्मा के नाम। यहीं रहती हैं? रहती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, आपने उनका नाम राशन कार्ड से कटवाया? अभी नहीं। ये तो ज़रूरी था। किसी गुजर चुके शख्स का राशन लेना? नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फिर तो खैरियत है। उनके बाद घर का करता कौन है? मैं। आप? और कौन? सिर्फ मैं। तभी बेडरूम से सूरज की कुनमुनाने की आवाज़ आई। शैलजा की भवें उठी। मेरी बहन का बच्चा है, सुमन जल्दी से बोली। अभी सिर्फ 4 महीने का है। बहन साथ रहती है? नहीं। फिर तो उनका राशन कार्ड अलग होगा। हाँ, आपको राशन कार्ड अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाहिए। करा लूँगी। अब जरा राशन कार्ड दिखाइए, चेक करना होगा कि आपने वाकई श्रीमती स्वर्णलता का राशन ड्रॉ नहीं किया है। मैं लाती हूँ। राशन कार्ड की सूरत देखे उसे मुद्दत हो गई थी। पता नहीं किचन में वो कहाँ पड़ा था। वो उठकर किचन में गई और राशन कार्ड तलाश करने लगी। आखिरकार वो उसे मिला। राशन कार्ड के साथ वो वापस बैठक में लौटी तो उसका दिल धक से रह गया। जिस मधुरभाषी लड़की को वो पीछे अकेला छोड़ के गई थी, वो अब वहाँ अकेली नहीं थी। वो अब बैठी भी नहीं हुई थी। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी और उसके आजू बाजू सूरज से ही क्रूर लगने वाले 2 व्यक्ति खड़े थे। उन दोनों के हाथ में रिवॉल्वरें थी जिनका रुख सुमन की ओर था। ये सुमन हकलाई। क्या क्या? भीतर जो बच्चा है, टोकस कर्कश स्वर में बोला। वो सोहल का है।
सोहल का नाम सुनते ही उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। कौन? वो हिम्मत करके बोली। कौन सोहल? तुझे पता है कौन सोहल? मैं किसी सोहल को नहीं जानती, कॉल को तो जानती है। कॉल? अरविंद कॉल, जिसके साथ मॉडल टाउन में कोठी नंबर D9 में रहती थी। मॉडल टाउन से तो यहाँ आ गई। वो कहाँ गया? उसकी बीवी कहाँ गई? तो तुम लोग कौन हो? बकवास न कर, जो पूछा जाए उसका जवाब दे। तुम जरूर कोई गुंडे बदमाश हो, डाकू लुटेरे भी। अब बक के दे। ये भी तुम्हारे साथ है? हाँ, मैं सुल्ताना डाकू हूँ, ये पुतली बाई है, ये बहराम डाकू है। तुम लोग लूटने आए हो तो यहाँ कुछ नहीं रखा। बातें न बना, जो पूछा है उसका जवाब दे। मैं शोर मचा दूंगी। आवाज हलक से निकली भी नहीं होगी कि मरी पड़ी होगी कमबख्त। तुम लोग क्या चाहते हो? बोल तो दिया। कॉल कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। उसका पता बोल देगी तो सस्ते में छूट जाएगी, वरना हमें तेरे को अपने साथ ले जाना होगा। कहाँ? मालूम पड़ जाएगा। तुम लोग दिन दहाड़े जबरन मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। जबरन कौन बोला? मुनिया, तू राजी से हमारे साथ चलेगी। राजी से? बच्चे की खैर चाहेगी तो राजी से ही चलेगी। बच्चे को क्या कहोगे तुम? हल्ला करने की धमकियां देना बंद नहीं करेगी तो सबसे पहले हम बच्चे की ही खबर लेंगे। उसे कुछ न कहना, वो मेरे पास किसी की अमानत है। उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उसे, तुझे भी कुछ नहीं होगा। देख, मैंने मान लिया कि तुझे कॉल का पता नहीं मालूम। अब मेरे साथ चल और मेरे बॉस को भी इस बात का विश्वास दिला। कहाँ चलना होगा? जहाँ हम ले जाएं। बच्चे का क्या होगा? उसे ये संभाल लेगी। टोकस ने शैलजा की तरफ इशारा किया। तुझे बस आना और जाना करना होगा। तेरे लौट आने तक ये बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी। ये यहाँ रहेगी? तू घर में इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती तो बच्चे को भी साथ लेके चल। मैं कपड़े बदल लूं? जरूरत नहीं, जो पहने हैं वो ही ठीक हैं। कार पर जाना है, कार पर आना है, नुमाइश नहीं होनी तेरी। लेकिन अब बस कर, बहुत जुबान चला ली। बच्चे को ले गया और चल। अच्छा। मन के कदम उठाती सुमन बेडरूम में पहुंची। बीच के खुले दरवाजे की ओर पीठ करके उसने पलंग पर से बच्चे को उठाया। उस क्रिया में उसका एक हाथ हौले से तकिए के नीचे सरक गया जहाँ की रिवॉल्वर पड़ी थी। वो रिवॉल्वर नोटों से भरे उस ब्रीफ केस में से निकली थी जो दिल्ली से रवानगी के वक्त विमल ने उसे दिया था। उसे नहीं मालूम था कि रिवॉल्वर इत्तेफाक से रह गई थी या वो छोड़ी ही उसके लिए गई थी। उसे सपने में भी कभी ख्याल नहीं आया था कि वो कभी उसके किसी काम आएगी। कितना गलत ख्याल था उसका। उसने करीब पड़ा डायपर उठाया, डायपर के नीचे अपना रिवॉल्वर वाला हाथ छुपाया और रिवॉल्वर वाला हाथ सूरज के नीचे छुपाए वो बाहर पहुंची। शाबाश, टोकस बोला। उसने कातर भाव से टोकस की तरफ देखा। खामखा हलकान होती है, बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन एकाएक टोकस का स्वर हिंसक हो उठा। अगर चिल्लाने की, रास्ते में किसी को खबरदार करने की या कैसे भी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो खोपड़ी में से भेजा बाहर छितरा पड़ा होगा। समझी? सुमन ने भयभीत भाव से सहमति में सिर हिलाया। चल अब इसका डायपर चेंज करना है। टोकस ने शैलजा की तरफ देखा। पोतड़ा बदलने को कह रही है? शैलजा बोली। ओह, कर, जल्दी कर। सुमन सोफे पर बैठ गई। उसने एक हाथ से सामने मेज पर पड़ी सब्जियों को यूं एक तरफ सरकाना आरंभ किया जैसे वो सूरज को वहीं लिटाकर डायपर बदलने का इरादा रखती हो। उसने सूरज को मेज पर लिटाया। उसने नीचे से हाथ निकालते वक्त एकाएक उसने खाली हाथ से मेज पर पड़ी तीखी छुरी उठा ली। पलक झपकते दाएं हाथ में थमी छुरी की नोक उसने सूरज की छाती पर रखी और बाएं हाथ में थमी रिवॉल्वर की नाल अपनी कनपट्टी से लगा ली। आता ताइयों ने वो नजारा देखा तो वो हक्के पक्के रह गए। ठहर जा साली, फिर टोकस कर्कश स्वर में बोला। खबरदार कमीनों कुत्तों, सुमन चंडिका की तरह गरजी। किसी ने मेरी तरफ कदम भी बढ़ाया तो मैं बच्चे के दिल में छुरी उतार दूंगी और खुद को गोली मार लूंगी। क्या बकती है? टोकस हक बकाया सा बोला। वही जो तू सुनता है कुत्ते। तू खुद को गोली नहीं मार सकती। एक कदम आगे बढ़ा के देख क्या होता है। तू खुद बोली
ये बच्चा तेरे पास किसी की अमानत है, तो इसकी जान नहीं ले सकती। ले सकती हूँ। जो जान जान का जंजाल बनी जा रही हो वो ले सकती हूँ, लूंगी। तू पराए बच्चे पर ऐसा जुल्म नहीं ढा सकती। जो बच्चा माँ बाप के पाँव की बेड़ियाँ बन जाए उसका न होना ही अच्छा है। सोहल तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जिंदा रहूंगी तो माफी की तलबगार बनूंगी ना। यानी कि तू कबूल करती है कि ये सोहल का बच्चा है। बातें ना बना कमीने, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तू गोली नहीं चला सकती, तू छुरी नहीं चला सकती। अरे अकल के अंधे, मेरा ऐसा इरादा न होता तो मैं रिवॉल्वर हाथ में आते ही तुम लोगों को शूट करती। तीनों हड़बड़ाए। तुम्हें ख्याल भी नहीं आ सकता था मेरे पास रिवॉल्वर होने का। जब ख्याल आता तीनों मरे पड़े होते। कि क्यों नहीं किया ऐसा? टोकस बोला। मैं अपने हाथ तुम्हारे नापाक खून से नहीं रंगना चाहती। हमारा कत्ल कबूल नहीं, बच्चे का कत्ल कबूल है। मुझे बातों में उलझाने का कोई फायदा नहीं होगा। 2 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। ठीक है, लेकिन एक बात हमारी भी याद रखना। बक, आज होशियारी दिखा ली, आइंदा ऐसी होशियारी नहीं चलेगी। अगली बार मैं तेरी वो गद बनाऊंगा कि तू। अगली बार की अगली बार देखेंगे। अब यहाँ से हिलता है या नहीं? तीनों घूमे और भारी कदमों से बाहर को बढ़े। एक बात और सुनते जाओ, पीछे से सुमन बोली। ये न समझना कि तुम यहाँ से निकलकर बाहर घात लगा बैठने में कामयाब हो जाओगे। यहाँ की खिड़की से सोसाइटी का आयरन गेट दिखाई देता है। 5 मिनट में तुम मुझे वहाँ से बाहर जाते न दिखाई दिए तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम यहाँ से टले ही नहीं हो। समझ गए? कोई कुछ न बोला। वे बाहर निकल गए। सुमन ने दरवाजे के पास जाने का उपक्रम न किया। अपनी जगह से बिना हिले वो उचककर उस खिड़की से बाहर झांकने लगी जिसमें से आयरन गेट सच में ही दिखाई देता था। उसका दिल धाड़ धाड़ उसकी पसलियों के साथ बज रहा था। चाहकर भी वो अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रही थी कि संकट टल गया था। वो प्रतीक्षा करने लगी। निर्धारित समय पर पिछले रोज वाले ही काले सूटों में सुसज्जित और वैसा ही हुलिया बनाए विमल और नीलम तारदेव में ओरिएंटल होटल एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड के बोर्ड रूम में मौजूद थे। उस रोज वहां मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी खाली थी और दिवंगत आत्मा के सम्मान में चेयरमैन समेत तमाम डायरेक्टर अपनी अपनी दाईं बांह पर काला रिबन बांधे थे। विमल ने यह देखकर बड़ा इत्मीनान महसूस किया कि माइनस एमडी महेश दांडेकर हाजिरी कल जैसी ही थी। यानी कंपनी के जो 4 डायरेक्टर कल गैर हाजिर थे वो आज भी गैर हाजिर थे। हमने आज के अखबार में आपके एमडी साहब की बाबत पढ़ा है, विमल गंभीरता से बोला। हमें उनकी मौत का दिली अफसोस है। राजा साहब ने विशेष रूप से कहलवाया है कि इस दुख की घड़ी में आप उन्हें अपने साथ जाने। मिस्टर कॉल, चेयरमैन रणदिवे बोला। अगर हमें गारंटी न होती कि मिस्टर दांडेकर की मौत एक हादसा थी, वो अपनी ही लापरवाही से खिड़की से नीचे जा गिरे थे, तो हम यकीनन इस वारदात में आपका कोई हाथ समझते। मेरा? विमल ने हड़बड़ाने का अभिनय किया। या आपके राजा साहब का? राजा साहब वायलेंट आदमी नहीं हैं। उनका आदर्श गांधी जी हैं, इसीलिए वो अहिंसा के उपासक हैं। जानकर खुशी हुई। बहरहाल इतना मैं फिर भी कहूँगा कि आपके लिए तो बहुत छांट कर मौका निकाला ऊपर वाले ने मिस्टर दांडेकर को अपने घर बुलाने का। मैं समझा नहीं जनाब। मिस्टर कॉल, कल वोटिंग में जो डेडलॉक पैदा हो गया था वो मिस्टर दांडेकर की मौत से अपने आप खत्म हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या अब वोटिंग दोबारा होने की जरूरत नहीं रही? अगर हाजिर डायरेक्टर साहबान अपनी कल की वोट पर बरकरार रहेंगे तो दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्टर साहबान से सवाल करता हूँ, क्या सब लोग अपनी कल की वोट पर बरकरार हैं? हाँ, सब संवेद स्वर में बोले। कोई साहब हक में या मुखालफत में अपनी वोट पलटना चाहते हों तो वो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। कोई हाथ खड़ा ना हुआ। सो द मैटर इज सेटल्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 6 महीने के लिए होटल सी व्यू राजा साहब को सौंप देने का प्रस्ताव पास करता है। सब ने सहमति जताई। मिस्टर कॉल, अब आप अपने राजा साहब के पास ये गुड न्यूज़ ले जा सकते हैं। और शेयर ट्रांसफ़र? विमल बोला। शेयर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। कंपनी की रजिस्ट्रार का ऑफिस इसी बिल्डिंग में है। आप जाती बार वहां से राजा गजेंद्र सिंह के नाम जारी किया गया
नया शेयर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो राजा साहब कब होटल को टेक ओवर कर सकते हैं? तहरीरी करार पर साइन कर चुकने के बाद कभी भी। मैं राजा साहब के प्रतिनिधि की हैसियत से नो, दैट विल नॉट डू। योर बॉस मस्ट साइन द एग्रीमेंट हिमसेल्फ। तहरीरी करार नुमाइंदे के जरिए नहीं चलेगा। मोहसिन खान ने जैसे चेयरमैन की बात का अनुवाद किया, उसके लिए तुम्हारे राजा साहब को खुद यहाँ आना होगा। नो प्रॉब्लम, विमल बोला। राजा साहब जरूर आएंगे, उन्हें खुशी होगी आप लोगों से मिलकर। हमें भी। कल सुबह 11:30 बजे आ जाएं। चेयरमैन बोला। हम यहाँ एग्रीमेंट तैयार रखेंगे। ठीक है। उसके बाद उनके सामने ही सिक्योरिटी स्टाफ को हिदायत जारी कर दी जाएगी कि होटल की लॉकआउट की स्थिति खत्म कर दी जाए, तमाम ताले खोल दिए जाएं और होटल राजा साहब के हवाले कर दिया जाए। गुड। तो फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। रजिस्ट्रार के ऑफिस से शेयर सर्टिफिकेट कलेक्ट करना ना भूलिएगा। जी नहीं, नहीं भूलूंगा। चलिए, एकाएक मोहसिन खान बोला। मैं आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस तक ले चलता हूँ। थैंक यू। नाउ आई विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट जेंटलमैन। नीलम के साथ वो वहाँ से रुखसत हुआ तो मोहसिन खान उनके साथ हो लिया। ऑफिस 2 मंजिल नीचे है। मोहसिन खान बोला। आइए सीढ़ियों के रास्ते चलते हैं। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। कल रात मैंने अपने वालिद साहब से बात की थी। मोहसिन खान धीरे से बोला। वो तो किसी अरविंद कौल को नहीं जानते? नाम भूल गए होंगे। विमल सहज भाव से बोला। सूरत देखेंगे तो जान जाएंगे। उनकी याददाश्त बहुत तीखी है। सिर्फ एक मर्तबा भी किसी से मिले हों तो न नाम भूलते हैं न सूरत। फिर तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती ही कहूँगा कि वो मेरा नाम भूल गए। कहाँ मिले थे आप मेरे वालिद से? कैसे वाकिफियत हुई? क्यों जानना चाहते हैं? आपको बताने से कोई ऐतराज है? ऐतराज तो नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? मैं बात को दूसरे तरीके से कहता हूँ। कहिए। जनाब, जैसे बुरे काम हमेशा इरादतन ही नहीं किए जाते, वो अनजाने में भी हो जाते हैं, वैसे ही कभी कभार कुछ अच्छे काम भी अनजाने में हो जाते हैं। बराए मेहरबानी आप इस बात को ये जान के यहीं ख़त्म कर दीजिए कि कल की बोर्ड मीटिंग में जब आपने मेरे कहने पर वोट के लिए हाथ उठाया तो आपने अनजाने में एक अच्छा काम किया। समझ लीजिए कि जैसे भले लोग गुड डीड ऑफ द डे करते हैं, वैसे कल आपने गुड डीड ऑफ द लाइफ किया, जिसका सिला आपको अल्लाह देगा। जो सवाब जियारत से हासिल होता है वो कल आपने मेरे कहने पर हाथ उठाकर कमाया। मोहसिन खान भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा, फिर उसका सिर अपने आप ही सहमति में हिलने लगा। बात सच में ही वहीं खत्म हो गई। सुमन ने खिड़की में से उन बदमाशों को एक एम्बेसडर कार में सवार होकर वहां से रवाना होते देखा तो उसकी जान में जान आई। लेकिन वो एहसास क्षण भंगुर था। वो जानती थी कि जो चले गए थे वो फिर लौट सकते थे। वो उस पर तब तक घात लगाए रह सकते थे जब तक कि वो उनकी तरफ से असावधान न हो जाती। पुलिस के पास जाने का तो वो ख्याल भी नहीं कर सकती थी। तब बच्चे के बारे में 100 सवाल होते तो उसे कबूल करना पड़ता कि बच्चा कौल साहब का था। तब क्या पुलिस को वो यकीन दिला पाती कि उसे नहीं मालूम था कि बच्चे के माँ बाप कहाँ चले गए थे? कोई यकीन न करता। सब यही कहते कि वो झूठ बोल रही थी कि उसे कौल साहब का मौजूदा पता नहीं मालूम था। तो फिर क्या करे वो? उस फ्लैट में बने रहने का तो अब मतलब ही नहीं रहा था। कोई और पनाहगाह तो उसने तलाश करनी ही थी। इसलिए उसने अपनी और बच्चे की ज़रूरत के कुछ कपड़े और सामान लंबी डोरी वाले एक एयर बैग के हवाले किया। उसी में रिवॉल्वर डाली। घर में मौजूद वो नगद रुपया डाला जो कि लॉकर में नहीं समा पाया था और फ्लैट को ताले लगाने लगी। उस घड़ी सबसे ज़्यादा वो अपने बॉयफ्रेंड प्रदीप बाहरी को मिस कर रही थी, जो कि उन दिनों एक मेडिकल सेमिनार के सिलसिले में कलकत्ता गया हुआ था और अभी और 3 दिन तक वापस नहीं लौटने वाला था। वो दिल्ली में होता तो उसकी भीषण संकट की उस घड़ी में वो 1000 तरीकों से उसका मददगार बन सकता था। तो फिर उसे योगेश पांडे का ख्याल आया। बिल्कुल ठीक। तत्काल उसके दिल ने गवाही दी। पांडे साहब ही वो शख्स थे जो बड़ी आसानी से उसे उसकी मौजूदा दुश्वारी से निजात दिला सकते थे। वो सावधानी से फ्लैट से बाहर निकली। उसने फ्लैट को ताला लगाया
और फिर बगल के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी घंटी बजाई। दरवाजा एक अधेड़ महिला ने खोला। नमस्ते प्रेरणा आंटी, सुमन बोली। जरा फोन करना था। फोन तो आज सुबह से खराब पड़ा है। ओह, कोई खास फोन करना है? बहुत खास तो नहीं, लेकिन मेरा भाई आया हुआ है, उसके पास सेलुलर है। मैं अभी लेके आती हूँ। सेलुलर से सुमन ने टैक्सी स्टैंड पर फोन किया और एक टैक्सी वहां बुलाई। जब तक टैक्सी सोसाइटी के कंपाउंड में न पहुंच गई, वो वहीं प्रेरणा आंटी के पास बनी रही, जो कि बहुत भली औरत थी, उसकी पुरानी पड़ोसन थी और उसकी पर्सनल ट्रेजेडी से वाकिफ थी। उसी का पीपी फोन नंबर सुमन ने विमल को दिया था। वो हैरान थी कि तब तक एक बार भी उस फोन पर उसके लिए मुंबई से कॉल नहीं आई थी, लेकिन अब कॉल ना आने की वजह उसकी समझ में आ चुकी थी। फोन तो खराब था। लिफ्ट में सवार होने की जगह सीढ़ियों के रास्ते वो नीचे पहुंची और जाकर प्रतीक्षारत टैक्सी में सवार हुई। हवलदार शीशपाल ने वो नज़ारा देखा। उस एयरबैग पर उसकी निगाह खास तौर से फिरी, जो कि सूरज से तो नहीं, लेकिन उसे सुमन की संभालने के ढंग से ऐसा लगता था कि वो भारी था, क्योंकि उसकी वजह से साफ जान पड़ता था कि उसे बच्चे को संभालने में दिक्कत महसूस हो रही थी। टैक्सी वहां से रवाना हुई तो वो सहज भाव से बाहर दीवार के साथ लगी खड़ी एक मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके आयरन गेट की ओर ले चला। वहां चौकीदार के केबिन के करीब उसने क्षण भर को उसे रोका तो उसके पीछे उसका जोड़ीदार सिपाही भूरे लाल सवार हो गया। कहाँ चलूं? टैक्सी आयरन गेट से बाहर निकल आई तो ड्राइवर बोला। लोधी, सुमन बोली। ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर स्टेडियम के पास। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया। टैक्सी उसकी मंजिल की ओर बढ़ चली। सुमन व्याकुल भाव से रह रहकर दाएं बाएं पीछे देख रही थी और हर उस वाहन को परख रही थी जिसमें कि वो बदमाश सवार हो सकते थे। टैक्सी के पीछे लगे शीशपाल और भूरे लाल पर उसकी निगाह हरगिज न पड़ती, अगरचे कि वो पहले से सावधान न होती कि कोई उसके पीछे लग सकता था। उनकी मोटरसाइकिल मुतवातर उसे टैक्सी के पीछे दिखाई देती रही तो वो घबराने लगी। उसे इस बात में भी तसल्ली महसूस न हुई कि मोटरसाइकिल सवारों में से किसी की सूरत उन बदमाशों से नहीं मिलती थी। लोधी निर्विघ्न पहुंच जाऊं, उसने अपने आप को तसल्ली दी। फिर पांडे साहब सब संभाल लेंगे, आखिर सीबीआई के महकमे के इतने बड़े अफसर थे। टैक्सी निर्विघ्न लोधी पहुंची। वहां योगेश पांडे के ऑफिस से उनकी बाबत जो जवाब उसे मिला वो काफी हल्कान करने वाला था। पता लगा कि मिस्टर पांडे न सिर्फ उस रोज नहीं आए थे, वो आइंदा कई दिनों तक नहीं आने वाले थे, क्योंकि वो लंबी छुट्टी पर थे। नहीं मालूम थी, लेकिन कहने का ढंग ऐसा था जैसे कि बताई न जा सकती थी। क्या घर पर होंगे? क्या कहा जा सकता था? संयोगवश वही टैक्सी वाला अभी बाहर सड़क पर मौजूद था। वो वापस उस टैक्सी में जा सवार हुई। तू यहीं उतर जा, शीशपाल बोला, और मालूम कर कि ये औरत यहाँ सीबीआई में क्यों आई। मैं टैक्सी के पीछे लगता हूँ। ठीक है, भूरे लाल बोला। बाद में मैं कहाँ पहुँचूँ? वापस गोल मार्केट, वहीं मुलाकात होगी। फिर वो अकेला सुमन की टैक्सी के पीछे लग गया। टैक्सी कालिंदी पहुंची। सुमन का दिल ये देखकर धक से रह गया कि पांडे साहब की कोठी को ताला लगा हुआ था। उनकी कार तिरपाल से ढकी भीतर कंपाउंड में खड़ी थी। वो नीलम के साथ इतने दिन उस कोठी में रह चुकी थी। उसने कार को कभी तिरपाल से ढके जाते नहीं देखा था और न ही कोठी को मुकम्मल तौर से ताला लगा देखा था। तभी उसे वो वॉचमैन दिखाई दिया जो कि कोठी के पिछवाड़े में बने एक छोटे से कमरे में स्थायी रूप से रहता था। सुमन ने उसे आवाज लगाई। तत्काल वो टैक्सी के करीब पहुंचा। सुमन को पहचान कर उसने उसे सलाम किया। साहब कहाँ गए? सुमन बोली। वो तो बेंगलोर चले गए, आज सुबह के जहाज से, जवाब मिला। कब लौटेंगे? पता नहीं, लेकिन लंबा प्रोग्राम बनाकर गए हैं। बीवी बच्चे साथ गए हैं? हाँ जी। ओह, कोई सेवा हो तो बताइए। सेवा? नहीं, कोई नहीं। उसने टैक्सी ड्राइवर को इशारा किया। तत्काल टैक्सी आगे बढ़ चली। अब उसे कोई नई पनाहगाह न सूझी। सबसे ज्यादा हलकान उसे वो मोटरसाइकिल वाला कर रहा था जो कि पहले जोड़ीदार के साथ था और अब अकेला उसके पीछे दिखाई दे रहा था। उसे शिव शंकर शुक्ला का ख्याल आया। उसने कलाई घड़ी पर निगाह डाली
6 बजने को थे। गैलेक्सी का ऑफिस तो अब बंद हो चुका होगा और शुक्ला साहब के घर का पता उसे मालूम नहीं था। लेकिन उसे याद आया, कौल साहब ने कहा था कि गैलेक्सी का दफ्तर देर रात तक खुलता था। अब कहाँ चलूं? ड्राइवर बोला। कनॉट प्लेस, वो बोली। केजी मार्ग। टैक्सी आगे बढ़ी। रास्ते में सुमन ने जब भी अपने पीछे निगाह दौड़ाई, उसे वो मोटरसाइकिल अपने पीछे दिखाई दी। क्या वो टैक्सी ड्राइवर से कहे कि वो ही किसी तरीके से उस मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ाए? उसके दिल ने गवाही न दी। वो शाम के हैवी ट्रैफिक का वक्त था, जिसमें वो टैक्सी वाला भी क्या कर सकता था। मोटरसाइकिल की जगह उसके पीछे कोई कार लगी होती तो कोई बात भी थी। टैक्सी एक स्थान पर रुकी। उसने उचक कर देखा तो पाया कि आगे चौराहा था, जहाँ की उधर की ट्रैफिक लाइट लाल होने की वजह से वाहन रुके हुए थे। खुद उसकी टैक्सी रुके हुए वाहनों में इतनी पीछे थी कि बत्ती हरी हो जाने पर भी चौराहा पार करने की टैक्सी की बारी आने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। वैसा ही हाल सड़क से पार विपरीत दिशा के ट्रैफिक का भी दिखाई दे रहा था। उसने फिर एक सावधान निगाह पीछे डाली तो मोटरसाइकिल बस सतूर उसे अपने पीछे दिखाई दी। इस बार मोटरसाइकिल उसके इतने करीब थी, उसे अंदेशा सताने लगा कि कहीं मोटरसाइकिल वाला आकर उसकी बगल में न बैठ जाए। मोटरसाइकिल छोड़कर बीच सड़क में मोटरसाइकिल कैसे छोड़ सकता था वो? यूं कौन छोड़ने देता मोटरसाइकिल उसे? नहीं छोड़ सकता था। पटड़ी से पार परली सड़क पर आगे रास्ता न होने की वजह से डीटीसी की एक बस स्थिर खड़ी थी। तत्काल उसने अपना अगला कदम निर्धारित किया। उसने उचक्कर मीटर देखा तो उस पर 132 रुपए बने पाए। उसने 50-50 के 3 नोट टैक्सी की अगली पैसेंजर सीट पर डाले और बोली, मैं यहीं उतर रही हूँ। ड्राइवर सकपकाया और फिर बोला, आगे बत्ती हरी हो तो गई है, मैं फिर भी यहीं उतर रही हूँ, मेहरबानी। मर्जी आपकी। एयर बैग और सूरज को संभाले वो टैक्सी से बाहर निकली और ऊंची पटरी पर चढ़ गई। आगे सड़क पर उतरकर बस के पृष्ठभाग का घेरा काटकर वो उसके प्रवेश द्वार पर पहुंची और उसमें सवार हो गई। तभी बस चल पड़ी। परली तरफ बौखलाया खड़ा मोटरसाइकिल सवार उसे दिखाई दिया, लेकिन वो जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकता था। न वो मोटरसाइकिल को बीच सड़क में छोड़ सकता था और न उसे ऊंची पटरी पर चढ़ा सकता था। बड़ी हद वो आगे चौराहे से यू टर्न काटकर बस वाली सड़क पर आ सकता था, लेकिन जब तक वो ऐसा कर पाता, बस कहीं को कहीं निकल गई होती। फिर भी ये देखने के लिए कि मोटरसाइकिल वाला पीछे आता था या नहीं, वो प्रवेश द्वार के करीब ही खड़ी रही। मोटरसाइकिल दोबारा उसे पीछे दिखाई न दी। आगे एक चौराहा आया, जिस पर से बस दाएं बाएं या सामने 3 रास्तों पर जा सकती थी। बस दाएं बाएं वाले रास्ते पर मुड़ी, जिस पर की कदरन कम ट्रैफिक था। मोटरसाइकिल पीछे न आई। वो पीछे आती भी उसने अपने आप को तसल्ली दी तो सीधी जा सकती थी, बाएं मुड़ सकती थी। शुक्र है भगवान का। बस रास्ते में 2-3 जगह रुकी। हर जगह उसमें से कई सवारियां उतरी, लेकिन चढ़ने वाला कोई इक्का दुक्का ही निकला। आखिरकार जब बस एक स्थान पर रुकी तो ड्राइवर ने उसका इंजन बंद कर दिया। तमाम सवारियां उतरने लगी। आपने कहाँ जाना है? उसने सक पकाकर पीछे सड़क पर से निगाह हटाकर आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि बस खाली हो चुकी थी और बस कंडक्टर उससे संबोधित था। कहाँ जाना है? उसके मुंह से निकला। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आखिरी स्टॉप है इस बस का, ये यहाँ से आगे नहीं जाती। अब जब चलेगी तो वापस जाएगी। ये कौन सी जगह है? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। टिकट ले लिया आपने? नहीं, लेना चाहिए था। कहाँ से बैठी? ध्यान नहीं। 5 रुपए दीजिए। सुमन ने उसे एक 5 का सिक्का सौंपा और बस से नीचे उतरी। सामने ही स्टेशन का प्रवेश द्वार था, जिससे आगे प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल के इंजन की गर्जन उसके कानों में पड़ी। वो घबराकर स्टेशन में दाखिल हो गई। तभी सामने ट्रेन सरकने लगी। वो झपट कर चेकिंग गेट से पार हुई और प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। उसने एक बार घूमकर पीछे देखा तो उसे अपनी पहचानी हुई मोटरसाइकिल और पहचाना हुआ उसका सवार बस के पहलू में दिखाई दिए। सवार बस कंडक्टर से कुछ पूछ रहा था और उचक उचक कर आजू बाजू देख रहा था। तभी उसने कंडक्टर का एक हाथ
स्टेशन की तरफ उठता देखा। साथ ही सवार मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाकर स्टेशन की तरफ बढ़ा। सुमन चलती गाड़ी की तरफ लपकी। एक डिब्बे का दरवाजा उसके सामने आया तो उसने अपना एयर बैग उसके भीतर फेंका और बच्चा संभाले खुद भी दरवाजे से भीतर छलांग लगा दी। तब उसे एहसास हुआ कि गाड़ी तब तक काफी तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी। बहुत जोखिम का काम किया बहन जी, कोई उसके करीब से बोला। अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल किया होता। सॉरी, वो हाँफती हुई बोली। अब शुक्र मनाइए भगवान का कि कोई हादसा ना हुआ। जी हाँ, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? आपने कहाँ जाना है? मैंने तो अगले स्टेशन तक ही। अब ये फरीदाबाद रुकेगी। फरीदाबाद, जो कि ज्यादा दूर नहीं था। वो वहां से कोई बस या टैक्सी पकड़कर वापस दिल्ली लौट सकती थी। बहरहाल वो खुश थी कि उसका अपना पीछा करने वालों से पीछा छूट गया था। वैसे ये मुंबई जा रही है। जी, वो बोली। मैंने कहा वैसे ये गाड़ी मुंबई जा रही है। मुंबई? क्या हर्ष था? वहां वो नीलम की अमानत उसे सौंप सकती थी और उस गंभीर जिम्मेदारी से मुक्ति पा सकती थी। लेकिन टिकट कहाँ था उसके पास? बन जाएगा, ट्रेन में बन जाएगा, जुर्माना ही तो लग जाएगा। बहुत पैसा था उसके पास। तो आप फरीदाबाद? नहीं, वो निसंकोच बोली। मुंबई। मुबारक अली अपनी टैक्सी स्टैंड पर तख्त पोश पर बैठा पत्ते पीट रहा था। मियाँ, फोन है तेरा। मुबारक अली ने उस खोखे की तरफ देखा जिसमें फोन था और जहां से उसका एक टैक्सी ड्राइवर भाई रिसीवर दिखाकर उसे पुकार रहा था। कौन है? वो उच्च स्वर में बोला। मालूम नहीं, कोई मुंबई से बोलता है। मुंबई का नाम सुनते ही अन्य खिलाड़ियों के तीव्र विरोध के बावजूद मुबारक अली ने पत्ते फेंक दिए और लपक कर खोखे पर पहुंचा। बाजू हट, वो रिसीवर थामता हुआ बोला। प्राइवेट फोन है, सुनने का नहीं है। मुंबई से तुझे प्राइवेट फोन कौन करेगा मुबारक अली? माधुरी दीक्षित, मैं इधर आ गया पर पीछा नहीं छोड़ती। कहीं भी फोन लगा देती है। तू परे हट, सुनने का नहीं है। अपनी माधुरी नाराज हो जाएगी। वो परे जा खड़ा हुआ तो मुबारक अली सावधानी से माउथ पीस में बोला। हेलो, मुबारक अली बोलता है। सलाम वालेकुम, उसे विमल की आवाज़ आई। वालेकुम सलाम बाप, मुबारक अली बोला। कैसा है उधर? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खैरियत से तो है ना? हाँ, अभी तक तो मेहर है बापे की, आगे भी रहेगी, हमेशा रहेगी। तू मुझे अपना फ़ोन नंबर बता। क्यों, कोई ख़ास बात है? हाँ, तेरा फ़ोन आया नहीं, मेरे को तेरा नंबर नहीं मालूम, कैसे पहुंचाता मैं वो ख़ास बात तेरे तक। विमल ने उसे लोहिया का नंबर नोट कराया और फिर बोला। क्या खास बात है? सुमन तो खैरियत से है? हाँ, वो खैरियत से है, अल्लाह के फजल से। तेरा साहबजादा भी, वो पुलिस वाला भी, जो परसों सुबह तेरे को पूछता उधर पहुंचा था, वापस लौट कर नहीं आया था। कल शाम में वली को भेजा था उधर। सुमन बीबी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एकदम ठेक्यू ठीक है। खास बात क्या है? बाप, कुशवा खल्लास। अरे कब, कैसे? कल का वाक्य है बाप, इधर छापे में छपा है। पुलिस बोलता है कि कोई मवाली उधर घुस आया और दिन दहाड़े कुशवा के ऑफिस में उसको और उसके द्विवेदी करके एक जोड़ीदार को शूट कर दिया। दोनों, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उधरिच खल्लास। मवाली पकड़ा गया? कैसे पकड़ा जाएगा? उसकी तो न किसी को आते की खबर लगी न जाते की खबर लगी। ऐसा कैसे हुआ? ऑफिस तक तो हॉल में से गुजर कर जाना पड़ता है। अब नहीं जाना पड़ता। मेरे को भी अभी मालूम हुआ कि गुरबख्श लाल के बाद जब कुशवा उधर लोटस क्लब पर, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, काबिज हुआ था, तो उसने ऑफिस में पहुंचने का एक नया रास्ता खुलवाया था, जो कि बाजू की एक गली से है। उधर एक दरवाज़ा उसने नवा खुलवाया था, जिसके आगे एक ढ्योडी थी और ढ्योडी से आगे वो दफ्तर था जिसमें नसीब मारू का, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कत्ल होइला है। यानी कि कोई उधर से आया और कुशवा और उसके जोड़ीदार को शूट करके उधर से ही चलता बना। ऐसी है। उन्होंने आत्मरक्षा की कोई कोशिश न की? कौन सी रिक्शा की बाप? रक्षा, आत्मरक्षा, अपने को बचाने की, हमलावर पर हमला करने की कोई कोशिश न की? मैं समझ गया बाप, वो द्विवेदी करके भीड़ू किएला था। अपनी और कुशवा की आत्म की रिक्शा की कोशिश।
एक गोली चला भी पाया था हमलावर पर वो उसको लगी नहीं। वारदात की खबर कैसे आम हुई? उधर थाने का कोई सब इंस्पेक्टर आयला था। खामखा नहीं बाप, वो कुशवा उधर ऐसा इंतजाम करके रखे था कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खतरे की एक घंटी नजदीकी थाने में उस सब इंस्पेक्टर के दफ्तर में बजती थी, पर वो टाइम पर लोटस क्लब न पहुंच सका। जब तक पहुंचा तब तक वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में सब फिनिश था। पुलिस ने किसी पर वारदात का शक जाहिर किया है? नको। क्लब के स्टाफ में से किसी ने कोई निशानदेही की है? नको। तुम्हें कैसे खबर लगी? छापे में देखा। इधर के अखबारों में नहीं छपी ये खबर, अभी कल का तो वाकया है। अभी खबर उधर नहीं पहुंचेला होएगा, या मेरी निगाह नहीं पड़ी होगी। मुबारक अली, मैंने तुझे एक काम के लिए फ़ोन किया था, अब तेरे लिए 2 काम है। 20 बोल बाप, मैं तेरा खिदमतकार। एक तो गोल मार्केट खुद जा और सुमन की खैरियत का पता कर। परसों उसने मुझे अपने पड़ोस का एक फ़ोन नंबर दिया था जिसे कि मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ। मुबारक अली, सुबह से शाम हो गई है लेकिन वो नंबर नहीं मिल रहा। खराब होएगा शायद। जो नंबर मैंने तुझे दिया है, एक तो अपने सामने उस पर सुमन से मेरी बात कराना, मेरी नहीं तो नीलम की बात कराना। वो बेचारी सूरज के लिए फिक्रमंद है। माओ का काम ही होता है औलाद के लिए फिक्रमंद होना। मैं अभी आधे घंटे में सुमन से फ़ोन लगवाता हूँ, तो दूसरा काम बोल। मियाँ, कुशवा का कत्ल मुझे फिक्र में डाल रहा है। मुझे ये अंदेशा सताने लगा है कि अब तक चुप बैठे गुरबख्श लाल मरहूम के बिरादरी भाई अब सिर उठाने लगे हैं। कुशवा का कत्ल मेरी मुखालफत के उनके नए प्रोग्राम का कदम हो सकता है। तो अपने कुछ काबिल धोबियों को अंडरवर्ल्ड में फिरा, जो कि ये भांपने की कोशिश करें कि ये बिरादरी भाई किस फिराक में है। होंगे सही किसी फिराक में, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। होंगे तो सबसे पहले हेरोइन के धंधे का ही दामन थामेंगे। कुशवा जिंदा होता तो चुटकियों में उनकी ऐसी किसी मंशा की खबर पा लेता। लेकिन अब बाप, मैं भी कुछ करेंगा, तो फिक्र नको कर। अपना हश्मी बहुत होशियार, अली वली भी कम नहीं, कोई खबर निकालेंगे बाप। बढ़िया। और फिलहाल बस उधर सब तेरे काबू में है? फिलहाल है, न हो तो बोल, मैं धोबियों की पलटन के साथ उधर उड़ के आता है। अभी नहीं, जब जरूरत होगी तब खबर करूंगा। ठीक। पिटा सा मुंह लिए टोकस झामनानी के सामने पेश हुआ और उसे अपनी हार और नाकामी की दास्तान उसे सुनाई। लख दिनालत हुई। झामनानी भड़का। 4 जने उसके पीछे लगे, एक पुटड़ी काबू में न कर पाए। 1.25 लाख दिलानत हुई। सब रिवॉल्वर की वजह से हुआ बॉस, टोकस धीरे से बोला। कौन सोच सकता था कि उस मामूली घरेलू कलर पेशा लड़की के पास रिवॉल्वर होगी। रिवॉल्वर थी तो भी क्या हुआ, वडी, वो खुद को गोली नहीं मार सकती थी, वो बच्चे को नहीं मार सकती थी। उसने तुम लोगों के साथ ब्लफ खेला और तुम ब्लफ में मात खा गए। बॉस, वो ब्लफ नहीं था। लड़की के खतरनाक इरादे उसकी सूरत से साफ झलक रहे थे। हम उसकी बात न मानते तो वो यकीनन बच्चे के कलेजे में छुरी उतार देती और खुद को शूट कर लेती। उसने कुत्ते की तरह दूर दुरा के भगाया तो भाग क्यों खड़ा हुआ नी? उसके पीछे लगता। मैं लगा था, मैं बराबर लगा था। वो जहाँ जहाँ गई थी मैं उसके पीछे था, लेकिन उस पर कहीं हाथ डालने का हाल नहीं था। वडी, क्यों नहीं था नी? क्योंकि जो पुलिसिये गोल मार्केट में उसकी निगरानी कर रहे थे वो उसके पीछे लगे हुए थे। उनकी मौजूदगी में मैं लड़की पर हाथ डालता तो कोहराम मच जाता। लड़की तो हाथ फिर भी ना आती, मैं ज़रूर गिरफ्तार हो जाता। लड़की कुछ ज़्यादा ही चालाक निकली बॉस। उस कर्मा मारे सोहल की शागिर्दी में जो थी, वो तो पीछे लगे पुलिसियों को भी डॉस दे गई। अब गई कहाँ वो कमबख्त मारी। मैंने उसे निजामुद्दीन स्टेशन से एक चलती गाड़ी में चढ़ते देखा था। गाड़ी के पीछे जाता। झामनानी की उस नाजायज बात पर टोकस तनिक हड़बड़ाया और फिर बोला, वो सुपर एक्सप्रेस ट्रेन थी बॉस। शाम की ट्रैफिक की भीड़ में उससे पहले किसी अगले स्टेशन पर पहुंच पाना नामुमकिन था। वो गाड़ी में क्यों चढ़ी नी? जाहिर है पुलिसियों से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मेरी तो उसे खबर नहीं जान पड़ती थी, यानी कि सफ़र पर नहीं निकली थी। गाड़ी सामने देखकर खामखा चढ़ गई थी, ऐसा ही जान पड़ता है। बड़ी,
फिर तो वो अगले किसी स्टेशन पर उतरकर वापस दिल्ली आ जाएगी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ। मैं जुगनू को उधर गोवर मार्केट में बिठा के आया हूँ। वो वहाँ लौटेगी तो फौरन मुझे खबर लग जाएगी। फिर इस बार नहीं छोड़ने वाला मैं उसे। वड़ी न लौटी तो? उस तो पर टोकस के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब देने की जगह उसने बेचैनी से पहलू बदला। गाड़ी कहाँ की थी वड़ी? पता किया नहीं? किया, मुंबई की थी। जहाँ की सोहल है? आपका मतलब है वो मुंबई चलती होगी? वड़ी, क्या मुश्किल काम है नहीं? उधर जाने का क्या कोई पासपोर्ट लगता है? टोकस ने इनकार में सिर हिलाया। वो गाड़ी कल 10-11 बजे से पहले मुंबई नहीं पहुंचने वाली। ब्रजवासी कल सुबह सवेरे की फ्लाइट से मुंबई जा रहा है। तू ब्रजवासी के साथ मुंबई जा और गाड़ी उधर पहुंचने पर उस लड़की को थाम न सके तो उसके पीछे लगना। उसके पास सोहल का बच्चा है। मुंबई उतरते ही वो नाक की सीध में सोहल के पास पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? टोकस चुप रहा। वड़ी, लकवा मार गया नहीं जुबान को? जवाब क्यों नहीं देता? वो क्या जवाब देता? बॉस उसे एक ऐसा कठिन काम बता रहा था जिसमें नाकामी गले पड़ना मामूली बात थी, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो मुंबई जाने के लिए ट्रेन में सवार थी। बॉस, वो कठिन स्वर में बोला, उसके घर लौटने की संभावना ज्यादा है। वड़ी, क्यों ज्यादा है नी? क्योंकि सोहल अपने बच्चे को इधर उसके पास छोड़ के गया है। ऐसा करने की जरूर कोई वजह होगी। मसलन यही वजह हो सकती है कि फिलहाल बच्चे को पास रख पाने के हालात उसके नहीं होंगे। ये बात सुमन वर्मा को भी मालूम होगी, तभी तो बच्चा उसके पास है और वो उसको संभालने के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर घर बैठी हुई है। इन बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चे को लेकर सोहल के सिर पर जा खड़ी होगी। तू चढ़िया हो गया है जो इतनी सी बात नहीं समझता कि वो घर नहीं लौटने वाली। वो इतनी मूर्ख नहीं होगी कि समझ बैठेगी कि तेरे से इधर उसको जो खतरा था वो टल गया था। तू लिख ले, वो मुंबई भले ही ना पहुंचे, वो घर नहीं लौटने वाली। यानी कि जुगनू को मैंने गोल मार्केट बेकार बिठाया हुआ है। वो उधर बैठा है तो बैठा रहे, पुटड़ी की मत ही मारी जाए और वो वापस लौट आए तो उसका वहां होना काम आएगा। ठीक, तू ब्रजवासी के साथ मुंबई जाने की तैयारी कर। झूलेलाल की कृपा हमारे पर हुई तो वो लड़की मुंबई ही पहुंचेगी और तेरे को दिखाई भी देगी। वड़ी, क्या पता उधर सोहल को मार गिराने का कारनामा तेरी और ब्रजवासी की किस्मत में ही लिखा हो, नहीं? हाँ, टोकस कठिन स्वर में बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।